हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आ गए? जी हाँ, मैं हूँ शाश्वत, एक बार फिर से लुक मीडिया पे बहुत समय के बाद। और हमने एक साल पहले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति उस समय के प्रोफेसर जी वैशंपायन का इंटरव्यू किया था, उनकी लाइफ के बारे में जाना था। और एक बार फिर हम आ गए हैं कुलपति आवास में ही, अब इस घर के नए मालिक से मिलने के लिए और उनका इंटरव्यू करने के लिए। जी हाँ, ये वही कुलपति आवास है जहाँ हमने एक साल पहले इंटरव्यू किया था। और आज हम आए हैं इस कुलपति आवास के नए मालिक यानी कि प्रोफेसर मुकेश पांडे से बातचीत करने के लिए, जानने के लिए कि वो कैसी लाइफ जीते हैं, क्या उनका अभी तक का जीवन रहा और विश्वविद्यालय को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं। वहीं चलते हैं और उनसे बात करते हैं। सुरक्षा देख रहे हैं आप लोग, इतना मजबूत दरवाजा है, मेरे घर में जोर लगाना पड़ रहा है। और ये है वो घर जहाँ हम उनसे बातचीत करेंगे। तो हम आ गए हैं कुलपति आवास के अंदर। ये शानदार जो घर आप देख रहे हैं, ये कुलपति आवास। और देखते हैं कि संडे की सुबह कुलपति जी कहाँ बैठे हैं, कहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। ये संडे की सुबह जैसे आमतौर पर हिंदुस्तानी करता है, अखबार पढ़ता है सुबह सुबह। कुलपति जी हमारे साथ है। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, आपका स्वागत है। प्रोफेसर मुकेश पांडे, कुलपति जी, MP, क्या बुलाया जाए आपको? देखिए, मैं चूंकि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में कार्य कर रहा हूँ, तो आप कुलपति जी भी बोल सकते हैं और मुकेश पांडे जी भी बोल सकते हैं। सर मेरा बड़ा मन है सिर्फ पांडे जी बोलने का, आपको पता नहीं क्यों। ठीक है, आपको ठीक है सर। हाँ, आप पांडे जी बोल सकते हैं। सर तो शुरू करते हैं। सर हमने सुना कि सर इस शानदार घर में बहुत सारे लोकेशंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे गार्डन्स हैं। सबसे पहले हमें क्या दिखाएंगे आप घर में? कौन सा गार्डन है आप दिखाएंगे सबसे पहले? आपके इस वाले गार्डन में चलते हैं, वहाँ चल के बात करते हैं आपसे। सर आइए, देखिए, सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम के साथ यहाँ पर स्वागत है। आप लोग आए हैं और आज रविवार का दिन है। सर आपके बारे में बात करते हैं, कहाँ पैदाइश हुई आपकी, कहाँ जन्म हुआ, माता पिता क्या करते थे? देखिए, मैं शाश्वत जी आपको अपनी जो जीवन यात्रा के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे माताजी और पिताजी, हम लोग जो बिलोंग करते हैं, माताजी हैं इटावा के पास एक कंचौसी बाजार है, और कंचौसी के पास एक गांव है जिसका नाम है पिलख। बड़ा एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा कस्बा है। और मेरे जो पिताजी हैं वो एटा के पास एक राजा का रामपुर जगह है, वहाँ को बिलोंग करते हैं। हाँ, पिलख हाँ, पिलख। अच्छा। तो वहाँ पिताजी राजा के रामपुर के हैं। तो मेरे पिताजी 1950-51 के लगभग मध्य प्रदेश में उनको कृषि विभाग में नौकरी मिल गई थी, तो मध्य प्रदेश में वो आ गए थे। और मेरा विभिन्न स्थानों पर रहे, वो ग्रामीण विस्तार अधिकारी थे, फिर डिप्टी डायरेक्टर भी रहे, फिर डायरेक्टर से 1991 में रिटायर हुए। ये हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि है। जहाँ तक मेरे संबंध में आप यदि जाएंगे तो मेरा जो जन्म है, आपने अगर सांची का नाम सुना हो, जो सांची का स्तूप, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज है और बहुत, जिसका कि इतिहास बहुत पुराना है सांची। तो मेरा जो जन्म है सांची के ही एक सरकारी अस्पताल में हुआ था 28 फरवरी 1968 को। तो पांडे, हमने सुना कि जिस साल 1968 में जब आपका जन्म हुआ तो उस समय जन्माष्टमी का माहौल था। हाँ बिल्कुल, जन्माष्टमी की तिथि के दिन आप पैदा हुए थे। जी, उस समय, हाँ। अब जो तिथि थी तो उस परंपरा के अनुसार जन्माष्टमी थी, तो निश्चित ही मेरा भी उसमें जन्म हुआ। मेरा शाम को 7 बजे जन्म हुआ और उसी दिन रात को 12 बजे कृष्ण भगवान का भी जन्म। तो कन्हैया जी बचपन में अपने नटखट पने के लिए बहुत मशहूर थे, तो आप भी बचपन में नटखट होते? हाँ, मैं उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे मामा जी थे उस समय, मामी जी थी और मेरे अन्य कई रिश्तेदार भी थे, और मैं मामा जी को काफ़ी प्यार भी करता था। तो जैसे ही मेरा जन्म हुआ तो मामा जी ने एकदम बहुत खुश होते हुए बोला कि अरे कृष्ण भगवान आ गए हैं, कृष्ण भगवान आ गए हैं। तो मेरा नाम तात्कालिक रूप से तभी उन्होंने रख दिया कि बाल कृष्ण आ गए हैं। अरे क्या बात है, हाँ, बाल कृष्ण। तो बाल कृष्ण मेरा नाम रखा, और बाल कृष्ण नाम रखने के बाद फिर वही वो चलता रहा। अब निश्चित ही जब कृष्ण भगवान और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मैंने जन्म लिया है, तो मेरे जो आदर्श हैं वो कृष्ण भगवान हैं, उनकी जीवन शैली है, उनके जीवन संघर्ष हैं।
स्कूलिंग कहाँ हुई आपकी? स्कूलिंग, प्रारंभिक स्कूलिंग कहाँ से पढ़ाई की आपने? सांची में पढ़ाई हुई या कहीं और किसी और जिले में? हाँ, तो मेरी जो स्कूल की जो शिक्षा है, कॉलेज की शिक्षा है, उसके बाद की शिक्षा विभिन्न स्थानों पर रही। चूँकि पापा मध्य प्रदेश शासन की सर्विस में थे, तो उस सर्विस के दौरान हमारा हुआ। तो मेरी जो पहली कक्षा से लेकर चौथी या पाँचवीं कक्षा तक शिक्षा मेरी हुई सांची में ही। एक स्कूल है जो कि शासकीय स्कूल है, और उसमें ही हुई। प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी एजुकेशन वहाँ पर हुई है। और वो स्कूल एजुकेशन के बारे में बताऊं कि उस समय चूँकि उतने साधन नहीं थे, तो वो साधन में एक, आप अगर सांची कभी जाएंगे तो स्तूप है, स्तूप के पास ही एक और पहाड़ है, बिल्कुल प्राकृतिक वादियों में घिरा हुआ। उस पहाड़ पे वो स्कूल है। अब मैं छोटा था, छोटे थे, तो हम लोग पैदल पैदल जाते थे अपने साथियों के साथ, वो स्कूल में जाते थे। पहाड़ भी चढ़ना पड़ता था, तो हम बिल्कुल पसीने पसीने होते हुए बच्चे वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर पढ़ाई करते थे। अब उसके कुछ स्कूल के मैं आपको वाक़ये सुना जाते, चूँकि वो स्कूल था, पहाड़ी पर था और उतना मेंटेन नहीं था, उतना व्यवस्थित नहीं था। तो पहाड़ी पर कई गाय भी चरती थी। तो स्कूल में किसी कक्षा में दरवाजे थे, किसी कक्षा में दरवाजे नहीं थे। तो क्या होता था कि वहाँ पर गाय रात को आके वो कक्षा में बैठ जाती थी। अच्छा, अब बैठती थी और वो अपना जो थोड़ा सा गोबर वगैरह वो कर जाती थी। तो मुझे आज भी वो वाक़या याद है कि मैं बचपन में था, जब बड़े होकर मैंने उसको रियलाइज़ किया, तो मम्मी जब मेरा बैग रखती थी तो बैग में वो एक छोटा सा एक चादर का टुकड़ा रखती थी और कुछ न्यूज़ अखबार रख देती थी। तो मैं पूछता था कि ऐसा क्यों करती थी उस समय। फिर मैं वहाँ जाता था तो कई बार तो वो गोबर साफ रहता था, अदरवाइज हमको अपने हाथ से करना पड़ता था, और फिर हम वो पेपर बिछाते थे, उस पर वो बिछाते थे, फिर ऐसे बैठते थे। हाँ, स्ट्रगल नहीं, वो भी देखिए जीवन का रोमांच था। उस समय सुविधाएं उतनी नहीं थी। अब जैसा भी था, अपने जीवन को आगे तो बढ़ाना था। पहाड़ी पे चढ़ते थे, गिरते भी थे कई बार, पत्थर ऊंचे नीचे थे, ऐसा रोड नहीं था, कोई पत्थर था उस पर गिर जाते थे, फिर उठते थे। तो एक बार तो ये हुआ कि वो बैग गिरा तो पानी की बोतल अलग चली गई और टिफिन अलग चला गया, है ना। फिर धीरे से उठे। हम लोग पढ़ते हैं किताबों में कि गिर गिर के आदमी सीखता है, आपने उसको वास्तविकता में जिया। हाँ, एक वाकया और मैं सुनाना चाहूंगा। तो कोई त्योहार था, तो माता जी ने हमारे कुछ जो मालपुए बोलते हैं, मालपुए रखे। अब मालपुए जब रखे तो जब मैं गिरा तो वो टिफिन खुल गया। तो हमारे साथ जो अन्य साथी गण थे, सबने लूटामारी कर ली। तो ऐसा रहा, ऐसा हल्का अपना जीवन का एक अलग मजा रहा है। तो आपने बताया कि स्कूल में काफी आपको स्ट्रगल किया, आपने काफी रोमांचक लाइफ रही स्कूल की, लेकिन सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डर के सब्जेक्ट से लगता था आपको? मुझको जो उस समय डर लगता था, मैथमेटिक्स से लगता था। अच्छा। हाँ, मैथमेटिक्स से मुझको डर लगता था, और उसका पीछे भी ये कारण है कि मैथमेटिक्स के जो हमारे जो सर थे, जो शिक्षक थे, वो शिक्षक मतलब बहुत तेज थे। अच्छा। और यदि उन्होंने जो होमवर्क किया है और यदि होमवर्क आपने पूरा नहीं किया तो फिर वो आपको, उस समय मुर्गा भी बनाया जाता था, मुर्गा बना के उसके ऊपर किताब रख दी जाती थी कि आप जरा भी हिले डुले यदि कि, हाँ, तो ऐसा हुआ। हाँ, छात्र जीवन में कभी हम अनुशासन से बाहर जाते थे तो सजाएं भी मिलती थी। तो मैथमेटिक्स लगता था। फिर इसी के बारे में और बताऊंगा कि जब मैं, चूंकि मेरी जो ईश्वर की वो है कि थोड़ी तार्किक क्षमता अच्छी थी, तो फिर बाद में मुझे जो चौथी या पाँचवीं में गणित विषय थोड़ा सा कठिन लगा। बट उसके बाद जब मैं 6th 7th 8th क्लास में गया, आगे गया, तो मैथमेटिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो गया। फिर चूंकि मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग था तो उसी के साथ फिजिक्स भी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर साइंस से लगाव बढ़ता है? हाँ, इससे फिर मेरा साइंस से लगाव बढ़ गया। उसके बाद आपने फिर तय किया कि आपको बीटेक करना है, और आमतौर पे हम आम आदमी इस समय बीटेक करने से डरता है, लेकिन आपने बीटेक ऑनर्स किया, बीटेक ऑनर्स, एमटेक ऑनर्स। तो वहाँ कैसे कि बीटेक ही लेना है, इस पर कैसे तय किया आपने? जी, मैं बताऊंगा। जैसे 5वीं क्लास तक सांची में पढ़े, उसके बाद रायसेन में हम रहे। रायसेन भी एक जिला है। रायसेन के बाद फिर हम लोग विदिशा आ गए। तो विदिशा से ही मैंने 11वीं किया। उस समय 11वीं होती थी, और वहीं पर मैंने प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है, पीईटी की तैयारी की इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, जो कि स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होता है। तो वहाँ पर जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में मुझे जो विदिशा के टॉप 5 स्टूडेंट्स जो हुए थे सिलेक्ट, उसमें मेरा भी नाम था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैथमेटिक्स में। कॉलेज कौन सा था, एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप कॉलेज में गए, दोस्त कौन थे वहाँ, क्या क्या यादें हैं कॉलेज के लिए? जी, तो जब
पीईटी का रिजल्ट आने के बाद जो मध्य प्रदेश का उस समय सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन होता था SGS ITS इंदौर, तो वहाँ मैंने एडमिशन मुझको मिला और 1985-86 मैंने एडमिशन लिया। और उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में कुछ स्थितियाँ ऐसी थी, तो सेकेंड ईयर में फिर मैंने SATI जो इंजीनियरिंग कॉलेज है विदिशा का, उसमें मैंने ट्रांसफ़र ले लिया था। तो 1991 में मैंने बीटेक अपना मैकेनिकल से किया। बताइए, बीटेक वालों पर बड़े मीम बनते हैं आजकल, आपने देखा सोशल मीडिया पे बहुत सारे मीम्स आते हैं, बहुत सारे जोक्स आते हैं बीटेक स्टूडेंट्स पे कि उनकी लाइफ के स्ट्रगल पे। तो आपने देखे हो कभी जोक्स? आपने कभी मतलब कि बीटेक वालों बहुत मजाक क्या किस्म का होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है लेकिन हाई लाइफ फन लविंग होती है। एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, आपने देखी होगी, बीटेक के स्टूडेंट्स के लाइफ पे पूरी मूवी थी। तो ऐसा कोई वाक्य आपके पास है कॉलेज का जब आपने बहुत मस्ती की हो, फन किया हो, या उस जान में तो शायद रैगिंग भी हुआ करती थी कॉलेज में, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका? देखिए, रैगिंग होती थी उस समय, तो जो दौर था 1990-91 में, उस समय तो रैगिंग अपनी काफ़ी चरम सीमा पर थी और हमारी भी निश्चित ही रैगिंग हुई है। और उसमें जहाँ तक मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ या मैकेनिकल की बात करूँ, चूँकि मैकेनिकल एक ऐसी ब्रांच रही है जिसमें कि आपको वर्कशॉप भी रहता है, मशीनों का रियल टाइम मेंटेनेंस भी सिखाया जाता है और आप जो अपनी डे टू डे की दिनचर्या रहती है वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैकेनिकल के हाँ ये रहता है कि सामान्यतः ये एक मिथ भी बना हुआ है कि किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल के स्टूडेंट ज़्यादा तेज़ रहते हैं, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आपके कॉलेज के दौर का एक ये किस्सा भी सुनाता हूँ कि हम लोगों को वर्कशॉप में जॉब दिए जाते हैं वहाँ, जो कि लकड़ी से काट के आपको विभिन्न जॉब बनाना चाहते हैं। मुझको भी एक जॉब दिया गया था, तो किस्मत से मुझसे जॉब बन नहीं रहा था, तो मैंने गुस्से में हथौड़ा उठा के 2-3 पीस थे उसमें कील ठोकी, और कील ठोकने के बाद वो ऐसी कील लगी कि वो एक टिपिकल टाइप की एक आइसोमेट्रिक एक अच्छी डिजाइन बन गई। तो मेरे सर बोले, अरे ये आपने कैसे बनाया? आश्चर्य में हो गए। तो हाँ, तो मैंने बोला कि सर मैं तो ऐसा डिजाइन करके आया था कि ऐसा तो सब बनाते हैं, तो कुछ आउट ऑफ बॉक्स बनाया जाए। तो कभी कभी भगवान भी ऐसा कर देता है। तो उसके बाद बीटेक आपने एमटेक किया और फिर ये कैसे तय किया कि आपको टीचिंग लाइन में ही आना? मतलब बीटेक के बाद लोग जॉब करने जाते हैं, आप टीचिंग फील्ड में आ गए, एकेडमिक्स में ही कंटिन्यू करने का डिसाइड कब किया आपने? देखिए, क्या था कि जो 91 में बीटेक जब मैकेनिकल किया, तो अब चूंकि उस समय जब कोई अपना आजकल के जो तो युवा हैं जिनके पास की जागरूकता बहुत है, विभिन्न माध्यमों से मिलती है, उस समय बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। तो कोई भी जब हम एजुकेशन लेते थे उसके बाद ये होता था कि आपको नौकरी करना है। अब मैकेनिकल के बाद मैंने भी कई जगह इंटरव्यूज़ दिए, तो मैंने पहली जो नौकरी ज्वाइन की वो गजरा बिवल्स गियर लिमिटेड है देवास में। अच्छा। वहाँ से मैंने एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग शुरुआत की। उसके बाद एक सूर्या एग्रो ऑयल्स लिमिटेड है, वहाँ पर मैंने दूसरा जॉब लिया। अच्छा। फिर तीसरा जॉब लिया मैंने अल्पाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड है नीमच, वहाँ मैंने जॉब लिया। प्राइवेट सेक्टर में मैंने काम किया, पूरा 92 से लेकर 96-97 तक काम किया। अब प्राइवेट सेक्टर में एक शिफ्ट ड्यूटी भी रहती है, आपको काम करना पड़ता है, और मैकेनिकल का रियल जो एक्सपीरियंस है, लर्निंग होता है, उसके बारे में आप सीखते हैं। ओके। तो यहाँ से फिर आपने जॉब के प्राइवेट जॉब्स करते रहे आप 5 साल 6 साल, आपने बताया 92 से लेकर 97 तक के दौर में आपने जॉब किया। फिर कैसे तय हुआ कि एकेडमिक्स में आ जाना चाहिए, टीचिंग लाइन में आ जाना? हाँ, फिर 96 के बाद फिर क्या हुआ कि SATI में ही कुछ पोस्ट निकली हुई थी, मैंने उसमें अप्लाई किया और मेरा वहाँ पर एज ए लेक्चरर में वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। फिर उसी के दौरान मैंने अपना एमटेक, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल है आजकल, उस समय यूनिवर्सिटी भोपाल था, मैंने एमटेक ऑनर्स में एमटेक वहाँ से किया। तो वांडे, आपके शानदार आवाज़ मैंने सुना है कि बहुत सारे गार्डन्स हैं, आपका रॉक गार्डन है, आपका किचन गार्डन है, हमें गार्डन दिखाएंगे? आप रॉक गार्डन आइए बिल्कुल चलते हैं। साथ जी आप ये देखेंगे कि ये बहुत सुंदर एक रॉक गार्डन है। हाँ, है तो अद्भुत चीज़। हाँ, इसमें जब ये फाउंटेन चलता है तो बहुत अच्छा लगता है, पूरा पानी का प्रवाह आता है, बड़ा सुंदर है यहाँ पर, अच्छा लगता है। सर ये बताइए, कॉलेज में आपके दोस्त कौन थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा कॉलेज का, तमाम चीज़ें? साथ जी जहाँ तक कॉलेज की बात है, तो कॉलेज में तो वैसे मेरे कई अनुभव हैं और बहुत सारे मेरे दोस्त भी थे, सहपाठी भी थे, सभी ब्रांचेस के थे। सबसे बड़ा जो एक उपलब्धि को जिसको हम बोलेंगे कि कई बार मैंने वहाँ अपने
जो है जिसको कि मैं लाइफ में बहुत अच्छा एक मानता हूँ। आपको याद हो कि 90-91 के लगभग इराक ईरान युद्ध चल रहा था। तो मैं थे, मेरे साथ एक दोस्त थे प्रमोद शर्मा और प्रदीप पांडे दोस्त थे। तो हम लोगों ने एक वर्ल्ड पीस मैसेज बनाया था। एक पूरा ग्लोब था, उसके ऊपर एक पिजन था जो कि शांति का संदेश दे रहा था। और हमने फिर वहाँ से राष्ट्रपति जी से समय मांगा, प्रधानमंत्री जी से समय मांगा। हम लोगों के पास एक शांति प्रस्ताव था, हम शांति दूत बन के उस युद्ध में जाना चाहते थे। हम तीनों लोग थे। फिर हमको वहाँ की संस्था द्वारा, SATI द्वारा, उस समय प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने हमको पूरा आने जाने का खर्चा भी दिया, रुकने की व्यवस्था भी करवाई, कॉलेज ने पैसा दिया। उस समय राष्ट्रपति थे R वेंकटरमन जी। हम R वेंकटरमन जी के साथ, जो अशोका हॉल है उनका, वहाँ पर गए। हमने अपना शांति प्रस्ताव दिया, उन्हीं के साथ हमने अल्पाहार भी वहाँ किया। उसी के समय हम चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर जी से आवास पर मिले। उनको हमने अपना शांति प्रस्ताव बनाया कि हम कैसे भारत के युवा इस शांति प्रस्ताव को आगे ले जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा मतलब वाकया था कि हमने उस काफ़ी कम उम्र में ही राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक करके वार्तालाप किया। गुड चीज़ है ये। अरे बताइए, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और आमतौर पर उसको कहा जाता है कि बॉयज़ ओनली कोर्स है, वहाँ पे मतलब कोएड नहीं है। तो इसका कहीं मलाल रहा है कि सिर्फ लड़के ही हमारे सहपाठी रहे, कोई लड़की हमारे साथ नहीं पढ़ती रहे? कभी मलाल रहा? देखिए, इंजीनियरिंग में निश्चित ही पहले क्या था कि जो परसेंटेज जो छात्राओं का था वो कम था सभी ब्रांच में, मैकेनिकल में नहीं, सभी ब्रांचेस में था। तो उस समय परसेंटेज कम था। निश्चित ही हम लोगों का 60 का बैच था। तो मैं जितना कि मुझे याद आ रहा है 5 या 6 ही छात्राएं उस समय थी, गर्ल्स थी। तो उस समय थोड़ा एक संकोच भी होता था, जितनी आजकल के समय में आप देख रहे हैं उतना नहीं था। बताइए कि चलिए, कॉलेज में पढ़ाई होती है, दोस्ती होती है, किसी राजनीति होती है, तो कभी छात्र राजनीति में जाने का कभी मन किया कि छात्र राजनीति में जाएं, किसी विद्यार्थी परिषद या NSY कहीं जुड़ा जाए, ऐसा कुछ कभी मन में विचार आया? शाश्वत जी, मैं ये बताना चाहूँगा, मैं छात्र जीवन से भी छात्र राजनीति में जुड़ा रहा हूँ। अच्छा। हाँ। उस समय आपको याद होगी विदिशा लोकसभा क्षेत्र से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी खड़े हुए थे। हाँ, एक बार। हाँ, खड़े हुए थे। ये समय था, मतलब याद तो नहीं आ रहा, पर उसी करीब 88, 89, 91, 92 का दौर था। तो हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के चुनाव प्रचार बहुत किया। हम लोगों ने बहुत नुक्कड़ सभाएं ली। हाँ, और अटल जी हमको बाई नेम जानते थे। मैं आपको छाया चित्र भी दिखाऊंगा। विदिशा के उस सर्किट हाउस में रुकते थे। हम सभी छात्र जितने थे सुबह सुबह पहुंच जाते थे। उन्हीं के हम जो चुनावी दल था उनके साथ हम लेके प्रचार करते थे। तो आपने यानी अटल जी का काम भी किया और राजनीति में एक्टिव भी रहे हैं? हाँ, हम छात्र राजनीति में एक्टिव रहे हैं। तो और आज की जो छात्र राजनीति है, आज की, उसको कैसे देखते हैं आप? मौजूदा जो छात्र राजनीति है वो थोड़ी सी ज्यादा, हमें लग रहा है, मुद्दों से भटक जाती है। कैसे देखते हैं आप? आज की राजनीति भी उतनी एक्टिव है जितनी आपके जमाने में थी? उस समय जो छात्र राजनीति थी, वो छात्र राजनीति का जो संगठन, एक अनुशासित छात्र राजनीति थी। उसमें जो हमारे सीनियर्स रहते थे, जो या संगठन के लोग रहते थे, उनके मार्ग निर्देशों पर ही चलती थी। और बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि छात्र भी एक संयमित होकर राजनीति करते थे, बहुत ज़्यादा उद्दंड नहीं होते थे। पर आज की छात्र राजनीति में ये देखा गया है कि कई बार छात्र उद्दंड भी हो जाते हैं, अपनी मर्यादा या अपनी सीमा को भूल जाते हैं, जो कि गलत है। छात्र राजनीति होना या ना होना कॉलेजों में ये एक अलग विषय है, पर जो भी राजनीति हो, कोई भी नीति हो, एक नियमों में रहे, सीमाओं में रहे, मर्यादाओं में रहे। तो बताइए कि यहाँ तो हमने बात कर ली आपके स्कूल की, कॉलेज की, PhD कहाँ से की आपने? PhD मैंने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है भोपाल से 2005 में मैंने PhD की। और मेरे जो मेंटर रहे हैं, गाइड भी रहे हैं, जिनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा, वो प्रोफेसर PB शर्मा साहब के अंडर में मैंने की है। हाँ, प्रीतम बाबू शर्मा, जो कि मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ की जो मेंटरिंग है, लाइफ का जो गाइडेंस है, लाइफ में गुरु रहता है जिन्होंने मेरा पूरा पथ बनाया, वो प्रोफेसर प्रीतम बाबू शर्मा साहब हैं। और उसके बाद प्रोफेसर पीयूष त्रिवेदी साहब, जो वाइस चांसलर रहे हैं RGPV के, उनके साथ में रहा। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि SATI से मैं जब RGPV में आया तो उसके पीछे मैं कैसे आया। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है पूरे मध्य प्रदेश की, और उस समय छत्तीसगढ़ भी साथ था। PB शर्मा साहब ने फाउंडर वाइस चांसलर ज्वाइन किया, और वो पहले जो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन था, DT, पहले वो इंस्टीट्यूशन था, वहाँ के वो डायरेक्टर थे, यहाँ के वो फाउंडर कुलपति बने। अब चूंकि प्रीतम बाबू शर्मा जी विदिशा के ही हैं, तो उनके जो बड़े भाई हैं उनसे मेरा परिचय था।
तो जब पीवी शर्मा साहब ने ये बड़े भाई से बोला होगा कि मुझे कुछ अच्छे शिक्षक दिलवाओ कि जो कि इनको आरजीपीवी में कार्य कर सकूं, ये करूं, तो प्रीतम बाबू शर्मा साहब ने, पीवी शर्मा साहब ने इंटरव्यूज़ लिए, कई लोगों को बुलाया, हमारा भी इंटरव्यू लिया, तो उनको मैं पसंद आ गया। तो उन्होंने मुझसे बोला है कि आप ठीक है, आप मेरे साथ आप काम करिए। तो 1999 से लेकर 1999 से लेकर पूरे समय जब तक वो कुलपति रहे, मैं उनके साथ कार्य करा और उन्होंने जो मेरा कैरियर को ग्रोथ दिया है, जो उन्होंने मुझे विजन दिया है, जो कहना चाहिए कि उन्होंने मेरे हुनर को निखारा है, तो जिनको कि मैं ईश्वर तुल्य मानता हूं कि उन्होंने काफ़ी मुझे मदद की है। प्रोफेसर पांडे, आप दिखते फिट हैं, खाना भी हेल्दी खाते होंगे। हमने सुना है कि वो जो हेल्दी सब्जियां आप खाते हैं, आपका एक किचन गार्डन भी है जहाँ से हेल्दी सब्जियां आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ है वो किचन गार्डन? हमारे आइए शाश्वत जी, किचन गार्डन चलते हैं और यदि किचन गार्डन में कोई ऐसी चीज होगी तो आपको भी खिलवाएंगे वहाँ। आइए, स्वागत है, आइए। ये देखिए शाश्वत जी कितना अच्छा है, वाकई अब मतलब देखिए सुंदर पवन है, प्रकृति की गोद में रहते हैं। प्रकृति की गोद में रहते हैं। आइए ये शाश्वत जी आप देखिए, ये एक बड़ा अच्छा किचन गार्डन है जिसको कि मेरे चूंकि पिताजी यहीं पर थे कृषि विभाग में, तो मुझे भी कृषि से बहुत प्यार है। हाँ, मुझे कौन कौन से सब्जियां उगी हुई आप देखेंगे कि ये देखिए जो भी मौसम की जो सब्जियां होती है वो यहाँ पर हैं। देखिए आप, ये भिंडी लगी हुई है, ये भिंडी है, इतनी हेल्दी और इतनी बढ़िया भिंडी तो कहीं भी। हाँ, ये आप देखिए, ये भिंडी लगी हुई है, बड़ा बहुत अच्छा। इसके बाद आप ये देखेंगे कि कुछ हमने ये देसी गुलाब भी लगवाए हैं। ये गुलाब का फूल देखिए, इसकी साथ साथ जो आप खुशबू सूंघिए, कितना अच्छा खुशबू है। नेचुरल जो हाँ, चीजें होती हैं, ये नेचुरल गुलाब है। प्रकृति देखिए, प्रकृति अपने आप में कितनी दमदार है। ये बताइए कि आरजीपीवी में आपने इतना लंबा समय दिखाया है, कैसा अनुभव रहा आपका आरजीपीवी में? एज अ टीचर कैसा अनुभव रहा? देखिए कि आरजीपीवी में मैंने जैसा आपको बताया कि 1999 में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद मैं वहाँ पर जो ऊर्जा एवं पर्यावरण विभाग था, वहाँ मैं अपना टीचिंग का कार्य करता था, अध्यापन करता था और उसके बाद मैं वहीं पर एसोसिएट प्रोफेसर रीडर बना और वहीं मैं प्रोफेसर भी बना। और साथ ही मेरे पास कुछ प्रशासकीय दायित्व भी थे। मैं डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमिक रहा वहाँ पर और साथ में कभी कभी रजिस्ट्रार का चार्ज भी मेरे पास रहा। और उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पूरा था हाँ, उस समय चूंकि यूनिवर्सिटी नई बनी थी, जितने परिनियम हैं, अध्यादेश हैं, एक्ट है, परीक्षा की विभिन्न प्रणालियाँ हैं, मैकेनिज्म हैं, सभी के निर्माण में मैं शुरुआत से ही इन्वॉल्व रहा। किसी का भी चार्ज रहा है आपके पास वहाँ? हाँ, मैं बताता हूँ। उसके बाद चूंकि डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमिक्स था, तो उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ट्रेवल बहुत होता था जी। और मैं समझता हूँ उस समय कुल मिला के लगभग 350 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। हाँ, जिसमें एमसीए भी था, पॉलिटेक्निक भी था, बीटेक भी था, आर्किटेक्चर भी था, फार्मेसी था, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स थे। तो ट्रेवलिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी। और फिर मैं रजिस्ट्रार के कभी कभी चार्ज में भी रहता था, प्रोफेसर बना, फिर मैं वहाँ डायरेक्टर बना, जो हमारा डिपार्टमेंट था उसमें डायरेक्टर रहा। फिर मैं प्रो वाइस चांसलर के रूप में मैंने वहाँ कार्य किया। चार्ज नहीं, मैं रेक्टर के रूप में कार्य किया मैंने, प्रो वाइस चांसलर। और प्रो वाइस चांसलर के साथ ही मैं 2000 जब से मैं प्रोफेसर बना 2009 में, तो 2009 से लेकर 2022 तक, मतलब जब 2021 तक मैं लगातार डीन रहा। तो डीन के रूप में मैं एकेडमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ स्टडीज़, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर रहा। सीखने का बहुत मौका मिला मुझको और एडमिनिस्ट्रेटिव विभिन्न पोस्टों पर भी रहा और इसमें कार्य करने का मौका मिला। और इन सबसे ऊपर ये था कि चूंकि जो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय था, वहाँ पर जो एजुकेशन था उसमें विभिन्न प्रकार के एजुकेशन शामिल थे। ये तो आपको पूरा एकेडमिक करियर हो गया। तो पर्सनल पे आते हैं, शादी कैसे हुई? लव मैरिज किया था, क्योंकि बीटेक वाले तो मशहूर है लव मैरिज के, तो लव मैरिज किया था, अरेंज मैरिज हुआ था आपका? देखिए, जहाँ तक ये है कि हमने बताया था कि हम लोग उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं और हम एक जो ट्रेडिशनल एक फैमिली है उसी का मैं भी हूँ। तो हमारी ग्रोथ या जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है उसमें ये सिखाया गया है कि जो माता या पिताजी ने जो निर्णय लिया है उसको आपको स्वीकार करना है। तो मेरी शादी अरेंज मैरिज है। मेरी
जो वाइफ हैं वो डॉक्टर चेतना पांडे हैं, वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, एक गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज भोपाल में है, उसी में वो प्रोफेसर हैं, होम्योपैथी की डॉक्टर हैं। मेरी अरेंज मैरिज है। ये बताइए कि एक टर्म है आजकल यूज होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। जैसे पहले भी होता था कि सैनिक बॉर्डर पे है, पत्नी घर पे है, अब आप भी लगभग लॉन्ग डिस्टेंस में ही आ गए हैं, आप झांसी में हैं, चेतना मैम भोपाल में है, तो फैमिली को मिस करते हैं कि मतलब कि अब ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं फैमिली को, यहाँ तक ये रहना पड़ता है। शाश्वत जी, इसमें आप ये देखेंगे कि झांसी और भोपाल एक समय वो था कि जब कनेक्टिविटी नहीं थी। अब ट्रेन्स की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और मैं समझता हूँ झांसी से भोपाल लगभग 3.5 या 3.25 घंटे में ट्रेन्स पहुँच जाती हैं। तो सैटरडे संडे शनिवार इतवार छुट्टी रहती है तो वाइफ यहाँ पर आ जाती हैं, कभी छुट्टी रहती है, कभी महीने में एक आध बार मैं भी भोपाल चला जाता हूँ, तो आना जाना रहता है। कम कर दिया। हाँ जी। बच्चों में बताइए, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं, कहाँ पे क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा पुत्र है गुंजन पांडे और दूसरी पुत्री है कावेरी पांडे। गुंजन पांडे ने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग SGSITS इंदौर से किया, जिसका मैं भी छात्र था, वहाँ से किया और 3rd ईयर में ही उसका कैंपस बड़ा होनहार है पढ़ाई में। 3rd ईयर में ही उसका एक मल्टीनेशनल जर्मन बैंक है डोइचे बैंक, 3rd ईयर में ही उसका प्लेसमेंट हो गया था और आजकल वो पुणे में जो डोइचे बैंक की ब्रांच है पुणे में कार्य कर रहा है। और जो कावेरी पांडे है वो भी बहुत होनहार है, इंटेलिजेंट है और वो 2nd ईयर बीटेक कंप्यूटर साइंस उसने कंप्लीट किया है और वो RGPV भोपाल में ही इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडी कर रही है। तो 8 महीने पहले आप, लगभग 8 महीने 7 महीने पहले आप बुंदेलखंड आ गए थे, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आ गए थे। जब पता चला आपको कि आपका सिलेक्शन हो गया, जब लेटर खुला कि कुलपति बन गए हैं आप विश्वविद्यालय के, पहला रिएक्शन कैसा था? पहला प्रतिक्रिया क्या थी कि अब मैं कुलपति हो गया हूँ, तो अभी तक तो हम PVC रहे प्रोफेसर, अब पूरा विश्वविद्यालय का चार्ज मेरे पास है, तो क्या रिएक्शन था आपका? इसमें मैंने जैसे समझा था कि जैसे ही मेरे प्रोफेसर के 10 वर्ष कंप्लीट हुए थे, मैं नवंबर 2009 में प्रोफेसर बना था और नवंबर 2019 में मेरे प्रोफेसर के 10 वर्ष कंप्लीट हो गए थे। फिर उसके पश्चात मतलब 2020 से ही मैंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, वहाँ कुलपति के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया था। और अनुभव था विश्वविद्यालय चलाने का, एक अनुभव, लंबा अनुभव है 20-21 वर्ष का, और निश्चित ही मुझे मतलब था कि मेरा कहीं ना कहीं कुलपति के लिए चयन होगा। कई यूनिवर्सिटीज़ में मैं सर्च कमेटी द्वारा पैनल में मेरा नाम आया, मैंने इंटरव्यूज़ दिए, पर जहाँ पर ये भाग्य होता है, प्रारब्ध होता है, वहीं ईश्वर आपको अवसर प्रदान करता है। तो आज ये कैमासा देवी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ऊर्छा रामलला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, पीताम्बरा माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आप लोगों के साथ कार्य करने का मौका मिल रहा है। हम आप यहाँ बैठे हैं तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मेरा चयन हुआ और मैंने आकर यहाँ पर ज्वाइन किया। आप तो खुद IAS के इंटरव्यूज लेते रहते हैं, जो IAS लोग जाते हैं इंटरव्यूज, आप कई पैनल्स में रहे हैं आप लंबे समय से। जब खुद आपको इंटरव्यू देने के लिए बैठना पड़ा कुलपति के लिए राजभवन में, तो कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब इंटरव्यू कैसा होता है? हमने सुना बड़ा टफ इंटरव्यू होता है, या क्या पूछा जाता है वहाँ पे जब वाइस चांसलर बनने जा रहे हैं? ये कुछ एक्सपीरियंस आपका लिखा हुआ है, तो आपसे क्या पूछते हैं? देखिए, जहाँ तक एक साक्षात्कार या इंटरव्यू आती है, ये जो पूरी जीवन यात्रा है उसमें आपको हर समय साक्षात्कार या इंटरव्यूज देना पड़ेंगे, क्योंकि आपसे अथॉरिटी कोई ना कोई ऊपर है, वो आपका इंटरव्यू लेगी। और जब इतने बड़े किसी भी पद पर जब चयन होता है तो जो आपके चयन करता रहते हैं, या अब जैसे कुलपति के केस में महामहिम कुलाधिपति महोदया हैं, उन्होंने जो चयन करते हैं और इस प्रकार के विभिन्न चयन होते हैं, तो उनका भी एक विजन रहता है कि किसी भी विश्वविद्यालय को हमको भविष्य में कैसे आगे बढ़ाना है, क्या क्या उसमें बदलाव करना है, तो वो आपसे पूछते हैं। ये इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि आपको अनुभव क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका विज़न क्या है और आपका मिशन क्या है। क्या हम आपको ये जिम्मेदारी देंगे, आप क्या उस जिम्मेदारी को पूर्ण कर पाओगे और आप नया क्या कर सकते हैं। तो जिम्मेदारी मिलते आपने ज्वाइन किया दिसंबर 2021 में, और 2 बड़ी चीज़ आपको समझने में पड़ी। आते ही कॉन्वोकेशन, फिलहाल जो चल रहा है नेट का मूल्यांकन। लगा नहीं कि मैं आया था कुलपति ने थोड़ा रिलैक्स करता है, एक
हमारी मीडिया की भाषा में कहा जाता है कि जब नई सरकार बनती है, कोई नया पद ग्रहण करता है, कुछ महीने हम उसको कहते हैं हनीमून पीरियड, कि व्यक्ति पद को एंजॉय करेंगे। लेकिन आपको आते ही कॉन्वोकेशन का भी दबाव हो गया, उसके बाद फिर आपके ऊपर नैक का मूल्यांकन भी, आप लगातार काम कर रहे हैं, तो दबाव इतना कैसे टैकल करते हैं, इतना प्रेशर कैसे झेलते हैं? देखिए, मैंने जब दिसंबर में ज्वाइन किया तो उस समय झांसी में बहुत तेज सर्दी थी, अच्छी कड़क सर्दी थी, और उस समय चैलेंज दूसरा ये था कि कोरोना का भी हल्का सा असर चल रहा था, एक नॉर्मल लाइफ नहीं थी। महामहिम कुलाधिपति महोदया ने मुझे इस काबिल समझा कि कुलपति जी, आपको कन्वोकेशन भी करवाना है, अन्य जिम्मेदारियां भी आपको प्रदान की जाएंगी। तो उनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन रहा। मैंने कहा निश्चित ही मैं कन्वोकेशन करवा लूँगा। मैंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आने के बाद सभी यहाँ पर जो टीचिंग स्टाफ था, नॉन टीचिंग स्टाफ था, बातचीत की। बातचीत करने के बाद कुछ लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, अनुभवी भी थे, और जिनका कि विजन भी था, काम करने में एक ऊर्जा भी थी। उन सभी लोगों की मैंने एक टीम बनाई, और टीम बनाने के बाद जो भी ये टास्क आप बोल रहे हैं कि कन्वोकेशन या दीक्षा अपना नैक का है, इस प्रकार के कार्य हैं, वो उसको पूर्ण करने के लिए हमारे जो यहाँ के शिक्षक हैं वो पूरी एकाग्रता से, पूरी कड़ी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। जहाँ तक कन्वोकेशन में सबसे बड़ा ये चैलेंज आया कि हमको मुख्य अतिथि जो थे, जो कन्वोकेशन एड्रेस को डिलीवर करना है, उनको ढूंढना था। हमने उस पीरियड में कई लोगों से बातचीत की। अब चूंकि कोरोना का था पीरियड, तो कई लोगों ने हाँ किया, पर एंड टाइम पे उन्होंने कहा कि हम नहीं आ सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रोफेसर वीके सारस्वत साहब, जो नीति आयोग के भी मेंबर हैं और कई अन्य संस्थाओं में भी वो रहे हैं। उन्होंने से जब मैंने निवेदन किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तो ऐसे दीक्षांत समारोह रहा। महामहिम कुलाधिपति महोदया ऑनलाइन जुड़ी, और आपने भी देखा सफलतापूर्वक कि अमासा देवी की कृपा से पूर्ण हो गया। हो गया कुलपति का ऑफिस का चार्ज लिया आपको, तो बताइए, चॉक, ब्लैक बोर्ड, क्लासरूम ज़्यादा पसंद है या पेन पेपर और ऑफिस ज़्यादा पसंद है? देखिए, मैं वर्तमान में हूँ जरूर कुलपति, पर मेरा जो माइंड सेट है और मेरी जो यात्रा प्रारंभ हुई है वो एक शिक्षक के रूप में हुई है। मैं भी आज शिक्षक हूँ अभी, और कभी भी मौका मिलता है तो मैं छात्रों से भी बात करता हूँ, और इस प्रकार के मौके आगे भी यदि कभी होंगे, मैं प्रशासकीय दायित्वों से जब मुझे लगेगा कि कभी कुछ वो करना है तो मैं क्लास में जाके पढ़ाऊँगा भी, अध्ययन। क्योंकि यदि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे शिक्षक पहुँच जाता है, यदि वो टीचिंग से दूर रहेगा तो उसका जो एक छात्रों के साथ कनेक्ट है या जो जुड़ाव है, उसकी प्राकृतिकता है, नेचुरलिटी है, वो खत्म हो जाएगी। तो ये हर व्यक्ति की विचारधारा होती है, किसी भी पद पर, तो आपकी विचारधारा क्या, आप किस विचारधारा से प्रेरित हैं? देखिए, जहाँ तक विचारधारा की बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेरा जन्म हुआ। कृष्ण भगवान की जो जीवन शैली है, उनकी जो जीवन यात्रा है, और जो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, उसको मैं अपनी लाइफ के ऊपर चरितार्थ करता हूँ, उससे मैं सीखता हूँ। मैं सुख में हूँ, दुख में हूँ, किसी चुनौती में हूँ, कभी परेशान हूँ, तो मैं जो गीता जी हैं उनका मैं अध्ययन करता हूँ। मैं गीता जी, श्रीमद्भागवत जो गीता है, उसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि इतना प्रासंगिक है गीता कि आज से पहले जो हमारा भूतकाल था, तब भी जो गीता उपदेश हैं वो प्रासंगिक थे, वर्तमान है तब भी प्रासंगिक है, और भविष्य में वो प्रासंगिक रहेंगे। जब भी आप उसको पढ़ोगे, एक नई दृष्टि और नई दिशा आपको प्राप्त होती है, नया ज्ञान प्राप्त होता है। अगला मैं विचारधारा की बात करता हूँ तो मैं स्वामी विवेकानंद जी से काफ़ी उनका मैंने बहुत लिटरेचर पढ़ा है, और बहुत उनके जो लाइफ के जो सूत्र हैं, लाइफ स्किल्स की बात है, तो विवेकानंद जी से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, और उनके जो एक उन्होंने एक रोड मैप जो दिखाया है, उस रोड मैप को मैं अपने डे टू डे दिनचर्या में फॉलो अप भी करता हूँ। आपकी विचारधारा जो है वो काम को कितना इम्पैक्ट करती है, बोथ इन पॉजिटिव वे और इन नेगेटिव वे? कभी लगता है मतलब अगर सेम विचारधारा के लोग आ गए तो क्या कोई दबाव रहता है कोई काम करने का, या किस तरीके से आप खुद को उससे फ्री रखते हैं कि आप हम एक तरीके से न्यूट्रल रहें, उस संवैधानिक पद पे बैठे हैं? देखिए, अब चूंकि ये प्रशासनिक पद है और उसमें आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना पड़ता है,
संस्था के प्राचार्य भी आते हैं, छात्र भी आते हैं, छात्राएं भी आती हैं और शिक्षक भी आते हैं और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी आते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य रहता है, हर व्यक्ति के अपने कार्य रहते हैं। उनकी बातचीत को सुनना, उनसे संवाद करना, और यदि ऐसा लगता है कि नियमानुसार उस कार्य को किया जा सकता है तब तो उसको कार्य करने का मैं बोलता हूं कि आपके कार्य किया जा सकता है। और यदि ऐसा कोई कार्य है जो कि नियमों में नहीं आता और जो व्यक्ति आता है वो ऐसा कार्य करने का बोलता है जिसको किया जाना संभव नहीं है, तो मैं स्पष्ट बोल देता हूं। हो सकता है कि तात्कालिक रूप से उसको वो चीज बुरी लगे, तात्कालिक रूप से, पर उसको मैं यदि झूठा आश्वासन दूंगा तो मैं भी ये उसको गलत बोलूंगा और उसके लिए भी एक आशा की किरण रहे कि हो सकता है मेरा काम कल हो जाएगा, ये परसों हो जाएगा। तो जितनी स्पष्टता आप रखेंगे बातचीत में या किसी भी कार्यालय उसमें, वो बहुत अच्छा रहेगा। और इन सबसे ऊपर एक ये चीज है कि जो भी आप कार्य करें निस्वार्थ करें, नियमों में करें, निस्वार्थ करें। तो जो हर व्यक्ति को ये मालूम रहेगा कि फला व्यक्ति हैं, वो कार्य करते हैं, नियमों में करते हैं और स्वार्थ उनका कुछ नहीं है। आपके फेवर में काम है या फेवर में नहीं है, नियम में आ रहा है तो उस कार्य को कर देते हैं। अच्छा बताइए, एकेडमिक्स में के अलावा क्या हॉबीज है? मतलब फिल्में देखने का शौक है या किताबें पढ़ने का शौक है, और कोई शौक टीचिंग के अलावा, किताबों के अलावा, इसके अलावा? जब फ्री होते हैं तो क्या करते हैं? देखिए, जो आप विश्वविद्यालय में भी ये पूछेंगे, जो मेरे हैं, मैं रात को जब पलंग पर लेटता हूं तो किसी भी महापुरुष की, किसी भी महानायक की कुछ मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ता हूं। अभी क्या पढ़ रहे हैं आजकल? जैसे आजकल मैं जो पढ़ रहा हूं वो, उसमें अभी नानाजी देशमुख की एक किताब है। मैं वहां चित्रकूट गया था तो नानाजी एक देशमुख की किताब है, उन्होंने राष्ट्र निर्माण और स्वावलंबी भारत की एक तस्वीर पेश की है, वो किताब में पढ़ रहा हूँ। दर्शकों को कि नानाजी देशमुख स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता रहे हैं और राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रवाद को लेकर उनके विचारों से काफी युवा प्रेरित होते हैं और उनकी बात हमारे सर कर रहे हैं कि नानाजी देशमुख की किताबों को पढ़ते हैं। ये बताइए कि फिल्में देखने का शौक है, फिल्में देखते हैं? कौन सी फिल्म, लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी, याद है? देखिए, आजकल पहले तो फिल्म देखने टीवी में जाते थे तो उसको हम फिल्म, मतलब सही मायने में फिल्म मानते थे। अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे 24 घंटे ही फिल्में चल रही हैं, OTT पे है ना? हाँ, चल रही हैं। तो अभी लास्ट फिल्म तो मैंने जो अच्छी लगी मुझको, उसको मैं यूं बोलना चाहूंगा, जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो लगी बाहुबली। अच्छा, बाहुबली सबसे अच्छी लगी। दोनों देखी थी आप? और हाँ, बाहुबली 1 और 2 देखी थी और बाहुबली को मैंने कई बार देखा। तो आप भी इतने परेशान रहे थे, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अच्छा लगता है उसमें, जो खास तौर से जब वो बाहुबली का, उसमें एक वो गाना है जो शंकर भगवान के समय वो गाता है और कैलाश खेर ने बड़ा अच्छा एक रुद्राभिषेक का मंत्र बोला हुआ है, वो सुनने से और वो पूरा उसका पिक्चराइजेशन देखने से मुझ में भी एक ऊर्जा का संचार होता है। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? मेरे फेवरेट एक्टर तो अमिताभ बच्चन जी हैं। एक्ट्रेस में अगर देखा जाए तो हेमा मालिनी। अच्छा, देखा जाए तो हेमा मालिनी। हाँ। और वैसे कौन है? नहीं, वैसे तो देखिए रेखा भी रही हैं। अच्छा, ये वाला अब सही वाला है। हाँ। ठीक है सर। तो आपकी हॉबी फिल्म देखना भी है, किताबें पढ़ना भी है? नहीं, देखिए, हॉबी फिल्म देखना है, किताबें पढ़ना है और मैं पुराने गाने बहुत पसंद करता हूँ, खास तौर से मुकेश के। सबसे फेवरेट गाना कौन सा? हाँ, मुकेश के। जब मैं अपने स्कूल में था, अब ये मुकेश जी का भी अगस्त में ही रहता है, और जब मैं स्कूल में था सभी लोग ये बोलते थे कि आपकी आवाज मुकेश से मिलती है। तो अब बचपन थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैं भी अपने आप को मुकेश मानने लगता था। तो मैंने, हाँ, मुकेश की जो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था वो ये था कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हाँ, मेरा नाम जोकर एक फिल्म थी। हाँ। मुझको बहुत अच्छी लगती थी, राज कपूर साहब की थी, और उसमें जो राज कपूर जी ने मेरा नाम जोकर में जो पिक्चराइजेशन किया है, ये गाने को भी शाश्वत जी मैं बताऊंगा, इस गाने को अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखों में से भी आंसू आ जाएंगे, इतना अच्छा उसका पिक्चराइजेशन है, संगीत उतना अच्छा है। पंडित जी, अगर आप शिक्षक नहीं होते तो क्या होते? कभी सोचा कि अगर मैं टीचर नहीं होता तो मैं क्या होता? अगर मतलब इस लाइन में नहीं गए होते तो और क्या बनते? अगर और तो ये भी आपको चुनना हो कि आप
टाइम लाइफ में वापस चले जाएं, एक ऑल्टरनेटिव करियर चुनना हो, तो एज अ टीचर के अलावा क्या बनेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया पूर्व में 1991 में मैंने जब बीटेक किया, बीटेक करने के बाद मैंने प्राइवेट इंडस्ट्री में सर्विस की, 3 कंपनीज में काम किया। उसके बाद मैं टीचिंग में आया, टीचिंग के बाद मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी रहा। मेरा बचपन से ही ये ख्वाब था, बचपन से ही ये सपना था कि मुझे किसी बड़े पद पर पहुंचना है। अब चूंकि बच्चे थे, छोटे थे, ये तो नहीं मालूम था कि बड़ा पद क्या होता है, पर उस समय ये सोचते हम थे कि बड़ा पद ऐसा होना चाहिए कि उसमें कुछ अथॉरिटी हो, आपके पास पावर हो, आप कुछ अपना राष्ट्र निर्माण में कुछ सहयोग दे सकें, आप लोगों के लिए कुछ कर सकें, आप किसी निर्धन की, किसी गरीब की, किसी व्यक्ति की आप मदद कर सकें, भगवान आपको उतना सक्षम बनाए, ऐसा मेरा सोच था। ये तो नहीं मालूम था मुझको कि मैं कुलपति बनूंगा या और कोई पद होगा। ये था कि एक बड़ा व्यक्ति का भी बनना है मुझको, और मुझे विश्वास भी था, अपनी कॉम्पिटेंस और कैलिबर पे विश्वास था कि मैं बनूंगा। और मेरे माता पिता का मेरे ऊपर आशीर्वाद था, और माताजी पिताजी का भी मेंटरिंग उन्होंने ऐसे की, उन्होंने मुझे जीवन में अनुशासन सिखाया। और मैं थोड़ा सा एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, पूजा पाठ बहुत करता था, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं पूजा पाठ करता था। और मेरा आप भी देखेंगे स्कूल से ग्रेजुएशन, एमटेक एंड पीएचडी मैं मेरिटोरियस रहा, ऑनर्स है मेरे पास, और हर क्लास में मैं टॉप 5 टॉप 10 में आता था। बताऊं दर्शकों को कि सर तो आधा बता रहे हैं, बीटेक ऑनर्स, एमटेक ऑनर्स में फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन, ये इनकी कामयाबी रही है दोनों में। तो सिर्फ टॉप 5 नहीं, टॉप 1 समझिए कि टॉपर यही हुआ करते थे अपने बैच के। धन्यवाद। तो मेरा ऐसा था, तो जब मेरे पास एक नॉलेज थी, ये थी, और मैंने जैसा बताया कि मैं जब आरजीपी में मैंने ज्वाइन किया, मेरे जो कुलपति रहे उनके साथ में काफ़ी क्लोजली काम करता था, मुझे सीखने का मौका मिलता था। तो मेरे पास एक जो पूरा एक विजन भी आया था। मैंने विदेश यात्राएं भी बहुत की हैं, और जापान के साथ टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ एक इंटरनेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी किया है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा 10 करोड़ रुपए दिए थे। ऑस्ट्रेलिया में गया हूँ, जापान कई बार गया हूँ, जापानीज के साथ काम किया है, ऑस्ट्रेलियंस के साथ काम किया है। तो मुझे एक्सपोजर था, इतना एक्सपोजर था, तो मुझे निश्चित ही ये मालूम था कोई ना कोई पद तो मुझे मिलेगा, पर कौन सा मिलेगा, क्या मिलेगा, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से आज ये दायित्व मिला है, तो इसको मैं पूर्ण कर रहा हूँ। पद भी है, अथॉरिटी भी है, और आप विश्वविद्यालय कुलपति भी हैं। हिंदी वालों के लिए कुलपत, और जो नॉन हिंदी वाले हमारे जैसे उनके लिए कुलपति, जो हम अपभ्रंश करके बोलते हैं, तो कुलपत भी हैं आप तो। लेकिन विश्वविद्यालय में पंचायत भी चलती है बड़ी, 2 शिक्षकों में कुछ कहासुनी हो गई, प्रोफेसर्स का ईगो टसल हो गया, विभागों में काम नहीं चल रहा है, और फिर ले दे के सबके भाई पंचायत का निपटारा कुलपति कार्यालय में होगा। कैसे टैकल करते हैं कि दोनों को बुरा ना लगे, दोनों को समझाइश करके? क्या होता है कि दोनों ही आपके स्टाफ हैं, दोनों ही आपका साथ काम कर रहे हैं? देखिए शाश्वत जी, अगर आप भारतीय इतिहास को देखेंगे, 5000 वर्ष 10,000 वर्ष पूर्व भी देखेंगे, महाभारत को भी देखेंगे, कौरव पांडव को भी देखेंगे, आप जितने भी धर्म ग्रंथों में भी देखेंगे, विचारधारा में मतभेद तो होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये मेरा मूल उद्देश्य है, मूल मंत्र है। यहां भी शिक्षक आते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो मैं दोनों को बैठाल के समझाने का प्रयत्न करता हूं। अलग अलग टीम आती है, कोई टीम यहाँ की आती है, एक टीम यहाँ की आती है, टीम में विभिन्न वो रहते हैं। तो कुछ लोग तो समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, पर आने वाले समय में कुछ जो एक ग्रुपिंग टेक्नोलॉजी चल रही है, ग्रुपिंग टेक्नोलॉजी में देखिए आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ तो वर्किंग लोग रहते हैं जो बहुत कार्य करते हैं, और वो किसी प्रकार की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते। कुछ नॉन वर्किंग लोग रहते हैं जो कि वर्किंग लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है, और आप मेरी कार्य प्रणाली में देख भी सकते हैं कि जो वर्किंग लोग हैं उनको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, और नॉन वर्किंग को भी ये मोटिवेट कर रहा हूँ, उनको इंस्पायर्ड कर रहा हूँ कि आप भी आगे बढ़िए, आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के विकास में आगे आके अपना योगदान दीजिए। तो आपने बहुत सारे एमओयूज किए हैं विश्वविद्यालय के लिए, और लगातार नैक की तैयारियां भी चल रही हैं। अब लगभग आपको 1 साल हो जाएगा दिसंबर में, और 3 साल आपका टेन्योर है। तो सोचा कि जब आप कुलपति, हम ये बिल्कुल हमारी इच्छा है कि दोबारा आपको टेन्योर यहाँ मिले, लेकिन अगर जब आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा तो क्या क्या दे के जाना चाहेंगे विश्वविद्यालय को, कि जो विश्वविद्यालय है, स्टाफ है, वो प्रोफेसर मुकेश पांडे को किस रूप में याद रखे, कुलपति प्रोफेसर पांडे को? देखिए, नाम तो व्यक्ति का याद कोई रखता नहीं है,
और कर्म से उसकी पहचान होती है, उसकी अचीवमेंट से उसकी पहचान होती है, रिकॉग्निशन होता है। मेरा ऐसा मानना है और मेरा ऐसा सोचना है कि जब मैं अपना कार्यकाल यहाँ पूर्ण करूं और जब ये जाऊं तो यहाँ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय NAC A++ हो, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर जो एडमिशन है अभी कैंपस में करीब 9,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो ये कम से कम 15,000 हों। आज हमारी जो प्रवेश क्षमता 5,000 है, जिसमें 3 से 3,500 एडमिशन्स होते हैं। 5,000 प्रवेश क्षमता को 6,000 ले जाएं और जितनी भी सीट्स हो वो 90, 95, 100% सीट्स भरें। यहाँ से हम कुछ स्टार्टअप्स क्रिएट करें, यहाँ से कुछ आइडियाज़ को इनक्यूबेट करें, यहाँ के लोगों को स्वरोजगार की दिशा में जोड़ें। डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर इंडस्ट्रीज आ रही हैं डिफेंस कॉरिडोर पे। यहाँ के लोगों को कुछ हम स्टार्टअप करके उनको स्किल सिखाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ। और हर व्यक्ति के पास एक स्किल हो जब वो ग्रेजुएशन होके जाए, ऐसा नहीं हो केवल वो डिग्री लेके जाए, वो कुछ काम करने की उसमें कुछ ललक हो, कुछ कमाने की उसमें ललक हो। सर, हमने सुना है कि हमने आपको देखा है हमेशा इनोवा आपके पास गाड़ी है, आप 4 पहिए पे ही घूमते हैं और आपके पास पहले अपनी भी गाड़ी रही होगी। 15 अगस्त के दिन हमने देखा कि आपने बड़ी शानदार एक बुलेट चलाई, आपने सिल्वर कलर की, और तिरंगा यात्रा निकाली। तो पहले कभी बाइक चलाई थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा वो पूरा आपका? अब देखिए, ये तो एक आज़ादी का अमृत महोत्सव था और ये स्वतंत्रता जो दिवस था अपने आप में एक बहुत उल्लेखनीय भी था, महत्वपूर्ण था। यहाँ के लोगों ने बोला कि एक तिरंगा यात्रा निकालना है बुलेट पर, तो सर आप बैठिए और आपका फोटो ले लेते हैं और आप झंडा ऐसा पकड़ लीजिए और प्रारंभ कर देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं बुलेट पर बैठता हूँ, बुलेट चलाऊंगा भी और तिरंगा भी यात्रा करूंगा और भारत माता की जय का नारा भी लगाऊंगा। अब तो हम लोगों ने यहाँ पर तिरंगा यात्रा की। देखिए, जो व्यक्ति है, मैं यहाँ का कुलपति है, मुझे वो लोगों को मोटिवेट करना है तो वो कार्य मुझे खुद भी करना पड़ेगा। तो आपने बताया था कि विवेकानंद जी से बड़े इंस्पायर्ड हैं आप, तो विवेकानंद जी का कौन सी ऐसी बात, कोई ऐसी कोटेशन जो आपको बहुत हमेशा मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, कौन सी ऐसी लाइन है? देखिए, विवेकानंद जी के बारे में उन्होंने अपने जो जीवन काल में इतनी सारी बातें कही हैं और इतने सारे अपने अनुभव को शेयर किया है कि हर शब्द में, हर लाइन में समझने का आपका अंदाज होना चाहिए। कई चीज़ें हैं और कई जो कोटेशंस हैं, वैसे उनके कोटेशन तो सभी अच्छे हैं, पर मुझे जो इंस्पायर करते हैं, मुझे जो मोटिवेट करते हैं, जो फायर क्रिएट करते हैं, वो कुछ इंस्पिरेशन में है कि उन्होंने एक ये कोटेशन ये लिखा हुआ है कि यदि आपने कोई मंजिल या आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो आप अपने लक्ष्य या मंजिल को मत बदलो। बदलना है तो आप उस रास्ते को बदलो जो रास्ता मंजिल को सही जाता हो। कभी कभी गलत रास्ते का चयन या सिलेक्शन आपको उस मंजिल तक पहुंचने नहीं देता, आपको भटका देता है। दूसरा, विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि कोई दिन आपका ऐसा गुजरे कि जिस दिन आपके पास कोई संघर्ष नहीं है, आपके पास कोई समस्या नहीं है, तो निश्चित ही ये आप मानो कि आपका जो रास्ता है वो ठीक नहीं है। क्योंकि हम बोलते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, प्रतिदिन प्रतिपल एक संघर्ष है। तो जीवन को हम बोलते हैं एक जंग है। हम सृष्टि में आए हैं तो ये संघर्ष है। अब माना यह जाता है कि उसको आप संघर्ष लेते हो कि चुनौती लेते हो, या आप उसको एक जीवन का एक खेल लेते हो। सही बात है। तो ये विवेकानंद जी की बातें हैं, ये काफ़ी मुझे इंस्पायर्ड करती हैं। और दूसरा, विवेकानंद जी ने कहीं ये भी कहा है कि जब भगवान, यदि ईश्वर ने किसी को सृष्टि में भेजा है, उसको ये नहीं मालूम कि इसकी मंजिल क्या है, उसका रास्ता निश्चित नहीं है। व्यक्ति चलता जाता है स्टेप बाय स्टेप जब चलता जाता है तो उसको रास्ते भी मिलते जाते हैं, उसको मंजिलें भी मिलती जाती हैं। गीता में भी ये कहा गया है कि कर्म करते रहो, आप हर समय कर्म करते रहो। अब व्यक्ति, मंजिल और रास्ता, ऐसे जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि हमारा रास्ता निश्चित नहीं है, मंजिल निश्चित नहीं। कर्म वाला व्यक्ति है वो तो कर्म करता रहेगा, उसको रास्ते भी नजर आते जाएंगे, मंजिलें भी उसको मिलती जाएंगी। तो विवेकानंद जी ने भी कहा है और
गीता जी में भी ये गीता उपदेश में है। भाई आपके परिवार से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। और भाई बचपन में इन्हें क्या खाना पसंद था, इनको सबसे ज्यादा क्या पसंदीदा खाना क्या था इनका? सबसे ज्यादा इनको पहले तो, अभी तो शुगर हो गई है तो इन्होंने मीठा खाना छोड़ दिया, नहीं तो हलवा खाना बहुत पसंद था इनको। अच्छा। हाँ, सूजी का, बेसन का? हाँ, सूजी का। सूजी का हलवा। हाँ, क्या हाँ। बात है। और खीर बहुत पसंद थी। अच्छा, वो तो माखन मिश्री और दही शक्कर। मतलब पूरा कृष्ण जी वाले सारे हाँ, गुण सारे थे कि व्यंजन बिल्कुल पसंद मीठे थे, के भी अब शौकीन बिल्कुल थे। छूट गए हैं। अब तो खैर चीजें अलग हो गई। हाँ, अब दाल चावल पे आ गए हैं। नहीं, अब तो हेल्दी भी रहना है ना, क्योंकि अब तमाम चीजें हैं। हाँ, और क्या। उन्हें बताओ, पापा वाइस चांसलर हो गए हैं, दोस्तों को भौकाल टाइट करते हुए कि मेरे पिताजी कुलपति हैं, तुम लोगों को क्या पता, ऐसा कभी होता है माहौल? हाँ, ऐसे इन जनरल बात नहीं निकलती, पर कभी निकलती है कि पापा क्या करते हैं, तो बताता हूँ पापा कुलपति हैं। तो क्या रिएक्शन होता है दोस्तों का? सबका यही रिएक्शन होता है, बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। तो वन थिंग अबाउट योर फादर दैट यू लाइक द मोस्ट? डिसिप्लिन और मतलब प्रोएक्टिव रहते हैं हर चीज़ में। मैंने मतलब पापा सातों दिन काम करते हैं, कभी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत चिल कर रहे हैं या बहुत आराम कर रहे हैं, बहुत ही डिसिप्लिन वे में करते हैं। आज भी पापा की एक रात पहले पूरे डे टू डे टास्क लिख लेते हैं। और वो टास्क एनीथिंग जो आपको बुरा लगता है पापा ये आपको चेंज कर लेना चाहिए अपने में? पापा मुझसे झूठ बहुत बोलते हैं। आपसे? क्या झूठ बोलते हैं, एग्जांपल? झूठ बोलते ही है कि कर देंगे, ले जाएंगे, अच्छा, हो जाएगा। वायदे करते हैं मतलब? हाँ, झूठे वादे। झूठे वायदे करते हैं। तो सर ये बताइए कि चलिए, तो झूठे वायदे करते हैं, लेकिन हम उम्मीद करें कि अब आपके सारे वायदे पूरे हो जाएंगे। जहाँ जहाँ कहाँ घुमाने का वादा किया था, कहाँ नहीं घुमा के ले गए? अरे दुबई वगैरह का बोला था, अभी नहीं ले भाई गए। सर, आप जापान घूमे, बच्चे को दुबई लेके नहीं गए। तो सर ये बताइए कि सबसे इंटरेस्टिंग लाइन या सबसे अच्छी बात, पहले तो आपके बारे में, अपने बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? अपने बारे में सबसे अच्छा क्या पसंद है आपको? मेरे बारे में सबसे अच्छा जो लगता है कि बाई बर्थ ही ये है कि मैं अपने समय का उपयोग करता हूँ। मैं कभी भी, जैसा कि मेरे बालक ने भी ये बताया, मैं समय का दुरुपयोग नहीं करता। मैं समझता हूँ कि एक एक क्षण जो ये भगवान ने दिया है उसका सदुपयोग किया जाए, कुछ कर्म करते रहें। मेरे साथ ही मेरे कार्यकाल में आपने ये देखा होगा कि जो भी टाइम वेस्टिंग लोग हैं मेरे पास, मैं उनसे ज़्यादा बातचीत करना भी पसंद नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं और मेरा भी टाइम खराब कर रहे हैं। मैं हर समय जो कंस्ट्रक्टिव लोग हैं, जिनका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड पॉजिटिव है, उनसे बात करने में मुझे अच्छा लगता है। दूसरा, मैं अपने आप को हर समय डिसिप्लिन में रखता हूँ। टाइम मैनेजमेंट विद डिसिप्लिन। आप कभी भी ये देख लेंगे, यहाँ पर आप हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, मेरा जो प्रातः उठने का नियम है उस समय में उठता हूँ, और जो मेरी दिनचर्या है बिल्कुल फिक्स है शेड्यूल। उस शेड्यूल से मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। यदि मुझे शेड्यूल से कंप्रोमाइज़ कभी करना भी पड़ता है तो मुझे उस दिन ये प्रतीत होता है कि आज कुछ अच्छा नहीं रहा। अच्छा, हमने हमारे कुछ मीडिया के साथी को बताया था कि हम आपका इंटरव्यू करने जा रहे थे। हमने उनसे पूछा कि आप लोगों के सवाल, उन्होंने कहा कुलपति जी बड़े सहज व्यक्ति हैं, मतलब लोगों से बहुत आसानी से मिल लेना, और कई बार मतलब जो लोग पोस्ट में आपसे छोटे भी हैं उनको बहुत एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देना। तो ये सहजता कई बार होता है, कई बार बैकफायर भी कर जाती है। तो आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सहज हैं क्या आप? ये मतलब बहुत हार्ड टास्क मास्टर नहीं है, बिल्कुल क्या कहते हैं, वो डंडे के दम पे आप काम नहीं कराते, आप बात करके और बड़े प्यार से लोगों से इजीली एक्सेसिबल हैं। तो ये जो कुलपति का रुआब होता है वो नहीं है आपके अंदर। तो ये आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सर्वप्रथम तो आपको ये मानना चाहिए, एक आप आम आदमी हो, एक साधारण सा मैं शिक्षक हूँ। आज महामहिम कुलाधिपति महोदया ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मेरे माता पिताजी के आशीर्वाद से, और मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो मेरे वेल विशर हैं, उनकी शुभकामनाओं से मुझे एक दायित्व प्राप्त हुआ है, जिम्मेदारी प्राप्त हुई है। तो मुझे कुछ अपना बेस्ट देना है। मेरी जो ओरिजिनल मेरा जो कैरेक्टर है, चरित्र है, मैं सहजता से लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना। आ जाइए, चाय वाले को मना नहीं करता आज के समय में, आ जाइए आइए। तो मेरा जो बेसिक कैरेक्टर है
यदि मैं उस बेसिक कैरेक्टर को चेंज कर दूंगा तो मैं ये मानूंगा कि मैं कुछ आर्टिफिशियल हूं। मैं आर्टिफिशियल नहीं हूं, मैं वैसा ही प्रोफेसर मुकेश पांडे हूं जैसा पहले था। पद मुझे मिला हुआ है, पद का मैं दायित्व निभाता हूं, पद का दायित्व निभाता हूं। जहां तक आपने ये बात की है कि सहजता से लोगों से मिलना, भाई देखिए कोई भी व्यक्ति आएगा विश्वविद्यालय में, वो चाहेगा कि मैं कुलपति से मिलूं। मैं चूंकि कुल का मुखिया हूं, तो छात्र हो, छात्रा हो, यहाँ का कोई स्टाफ हो, मैं उससे मिलूंगा, बातचीत करूंगा, उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल सही। और जहां तक आपने ये बात की, कभी कभी हमको गियर चेंज भी करना पड़ता है, जिसकी आवश्यकता अभी पिछले 7 महीने कार्यकाल में पड़ी है, पर कम पड़ी है। कभी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं कि आपको अपनी प्रशासकीय क्षमताओं का उपयोग करते हुए आपको सख्त निर्णय लेना है। जो जहां पर सख्ती होगी वहां पर सख्ती से निर्णय लिया जाएगा, पर अनुशासन रखा जाएगा, डिसिप्लिन में रखा जाएगा। कुलपति की जो डगर है बड़ी थोड़ी सी अनिश्चित है, बड़ी मुश्किलों भरी है। तो कौन सी ऐसी लाइन है जो आपको इस पूरे रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, आपको उत्साह देती है? देखिए, ये मैं समझता हूँ कुलपति की लाइन नहीं, जैसे कि आप मीडिया में हैं, आपकी लाइन में भी चुनौतियां हैं, आपके साथ जो ये टीम है उनके साथ भी चुनौतियां हैं, हर व्यक्ति के साथ चुनौतियां हैं। कुछ पंक्तियां हैं जिनको कि मैं जब भी सुनता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। हरिवंश राय बच्चन जी की हैं, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। मेरा यह मानना है कि ये जो जीवन है ये भी एक संघर्ष है, अग्निपथ है। हर समय आपके पास चुनौतियां हैं, एक संघर्ष है। ये कुछ लाइनें आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करती हैं। मैंने जैसे संघर्ष की बात की, एक स्ट्रगल की बात की, एक जंग की बात की, उसी में कुछ लाइनें हैं कि जो चींटी के बारे में आपने सुना होगा, कैसे उसका संघर्ष है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मेरा युवा से सभी से ये संदेश भी है कि आप कोशिश करिए। आपके साथ जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हुई, कोशिश करिए। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय साथ है, आपके साथ हम सभी लोग हैं। नए नए अवसर प्राप्त होते रहेंगे और आप अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा कार्य करें और इस राष्ट्र निर्माण में, दिव्य भारत बनाने में अपना योगदान दें। सर, अब हमारे इंटरव्यू का सबसे आखिरी फेज, रैपिड फायर। मैं आपसे एक एक शब्द बताऊंगा और आपको जो मन में थॉट आ रहा है, आप कैसे कनेक्ट करते हैं उस चीज से, वो बताना है आपको। शुरुआत करें। भोपाल। मेरी कर्मभूमि। आरजीपीवी। मेरा कार्यस्थल। डॉक्टर चेतना पांडे। मेरी हमसफर। गुंजन। मेरा होनहार बालक। नरेंद्र मोदी। ऊर्जावान, क्षमतावान प्रधानमंत्री। आरएसएस। एक अनुशासित संगठन। लेफ्ट। राइट है तो लेफ्ट भी है। ये बताइए, आनंदीबेन पटेल। ऊर्जा से भरपूर, उमंग से भरपूर, उत्साह से भरपूर महामहिम कुलाधिपति महोदया, उत्तर प्रदेश सरकार। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। मेरा वर्तमान कर्मस्थल। भविष्य। भविष्य क्या है? भविष्य के बारे में तो ईश्वर बता सकते हैं केवल। सर, गाना बड़ा अच्छा गाते हैं आप, एक गाना हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए। नहीं, गाना तो मैं अच्छा नहीं गाता। क्या है कि आवाज जैसी है वो तो है, पर मैं अकेला रहता हूँ तो कई गाने हैं जिनको मैं गुनगुनाता हूँ। ये आपका नाम भी मुकेश, और मुकेश इतने बड़े सिंगर रहे हैं, तो मैं कुछ कई गानों की पंक्तियां अच्छी लगती हैं जो मुझे इंस्पायर करती हैं, वो मैं सुना सकता हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा, एक बड़ा अच्छा प्रसिद्ध गाना है, एक प्यार का नगमा है। बहुत हैं, उसकी कुछ अंतरे हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ।
कि तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा लगा आप लोग आए और आप आते रहिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।